हाँ, तो सोफिया रियलाइजेज दैट, सोफी खुद भी महसूस करती है दे डोंट हैव मनी इन द फैमिली, कि वे परिवार में धन नहीं रखते। लिटिल डेरेक अंडरस्टैंड्स हिज अनरियलिस्टिक वेल, और छोटा डेरेक भी उसके हिज अनरियलिस्टिक, हर कर दो इसे इसको काट के, वो उसकी हर वो उसकी अनरियलिस्टिक चीजों को, अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन, अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन को अच्छी तरीके से समझता है। शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्री दैट, तो इसमें इन्वर्टेड कोमा में उसी का स्टेटमेंट लिख दिया है। हर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इज रिफ्लेक्टेड बाय हर ब्रदर जॉब ऑक्यूपेशन, उसका सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को उसके भाई जॉब के व्यवसाय के द्वारा प्रतिबिंबित किया जाता है या बताया जाता है। ही इज एन अप्रेंटिस मैकेनिक, वो एक नौसिखिया मैकेनिक है। ही ट्रेवल्स टू हिज वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी, वह शहर के दूर साइड की ओर रोजाना उसके काम के लिए यात्रा करता है। हिज जैकेट इज शेपलेस, उसकी जैकेट आकारहीन है। हर फादर लैक्स सोफिस्टिकेशन, उसके पिता के अंदर अत्याधुनिकता की कमी है, लैक्स कमी है। ही स्कूप शेफर्स पाई इनटू हिज माउथ एज हार्ड एज ही कैन, और वह बहुत मुश्किल से उनके मुंह में चम्मच से शेफर्ड पाई, मीट के टुकड़े को डालते हैं। डर्टी वॉशिंग पाइल्स अप इन द कॉर्नर, और गंदी वॉशिंग, वॉशिंग का मतलब बर्तन, और गंदे बर्तन कोने में ढेरों पड़े रहते हैं। द फैमिली डजंट ओन ए सर्वेंट और ए कार, परिवार ना तो नौकर रखता है और न ही कार। हिज फादर गोज टू द पब ऑन ए साइकिल, बाईसाइकिल, उसके पिताजी बाइसिकल पे, बाईसाइकिल कह रहा हूँ, बाइसिकल पे पब जाते। ऑल दीज इंडिकेटर कंफर्म, और ये सभी इंडिकेटर इस बात को सुनिश्चित करते हैं that they belong to a lower middle class family background, कि वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। लास्ट चैप्टर ऑफ पेनोरमा, रेट्रैक, चूहेदानी। इस चैप्टर के अंदर आपको ये बताया गया है कि स्वीडन की कहानी है ये, कि अगर आप किसी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं तो भी उसका जीवन बदल सकते हैं। ये इसके अंदर बताया हुआ कि आपके प्यार और आपके बोलने की कला, मधुरता पूर्वक अपना तो दिखाते हुए बोलने से भी बुरे से बुरा आदमी भी अच्छा हो जाता है। तो स्वीडन की कहानी है, एक बैगर है, वो चूहेदानियां लटका कर गले में तार से बांध कर बेचा करता था, लेकिन वो था भिखारी, लेकिन अपनी आजीविकोपार्जन करने के लिए वो कभी कभार छोटी मोटी चोरियां भी करता था। तो इसमें जो रेड सेलर है इसके 5 नाम है अलग अलग। थीप भी वही है, चोर, रेड सेलर भी वही है, वेगाबॉन्ड, घुमक्कड़ भी वही है, वांडरर, भटकने वाला भी वही है। तो इसमें 4-5 प्रकार के वैप, WAIF, बेघर, जिसका घर नहीं है, वो भी उसी को कहा गया है। तो वो चूहेदानियां गले में लटका कर भटका करता था। एक आपका टर्म होता है आजीविका चलाना या आजीविका कमाना, इसको अर्न द लिविंग कहते हैं, तुमने बचपन से सुना है, लेकिन ये बहुत अच्छा टर्म आया हुआ है आजीविकोपार्जन करने के लिए। तो टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, ये टर्म आया हुआ अर्न द लिविंग के लिए। तो आप इसको हर जगह ये भी पहले बता दिया सर आपने, हैं, ये भी पहले बता दिया। पहले बता दिया गया। हाँ तो हाँ ये, सर, 10th में बता दिया था। अरे 10th, हाँ, तो ये आजीविकोपार्जन करने के लिए वो इस चैप्टर के अंदर है होता। तो वो घुमा करता था, लेकिन फिर भी उसका जीवन बहुत अच्छा नहीं था, पटियाल कपड़े पहनता था, दुखी रहता था। एक बार वो ऐसे ही जंगल में भटक रहा था, भटकते भटकते उसके दिमाग में आया ये सारी दुनिया ही एक रेड ट्रैप है, पूरी दुनिया ही चूहेदानी है। क्योंकि
जिस प्रकार चूहे को फांसने के लिए, चूहे को फंसाने के लिए चूहेदानी में, उसमें पोक, सुअर के मीट को पोक कहते हैं, PORK, आर साइलेंट है, पोक या चीज डाला जाता है। तो अपने इंडिया के चूहे तो इतने मुकम्मल होते हैं, सूखी रोटी में फंस जाते हैं। और स्वीडन है, डेवलप कंट्री है, तो वहां तो चीज या पोक डालते हैं तब फंसता है चूहा। यहाँ तो सूखी रोटी दोगे उसमें फंस जाएगा। इंडियन चूहे और स्वीडन के चूहे में अंतर है। अरे हकीकत में मत मान लेना, मजाक में कह रहा हूँ। तो वो चूहेदानी, वो कहता है पूरी दुनिया ही एक रेड ट्रैप है। ये बहुत मेजर क्वेश्चन बनता है कि रेड ट्रैप सेलर के नजर में दुनिया रेड ट्रैप है, पूरी दुनिया रेड ट्रैप कैसे हुई? क्योंकि ये दुनिया भी अपने मकान, घूमने की जगह, अपनी भौतिकतावादी चीजों का हमको प्रलोभन देती है। और जो ही कोई आदमी उसको छूने की कोशिश करता है तो एकदम से दरवाजा बंद हो जाता है, फिर वो अंदर ही अंदर लपटता रहता है। फिर वो उन लोगों की सोचता है, वो रेट्रेप सेलर, वो भिखारी बैगर ये सोचता है उन लोगों की जो रेट्रेप में फंस चुके हैं, और उन लोगों की भी सोचता है जो फंसने के लिए तैयार हो रहे हैं। जैसे अब आप कहोगे फंसने के लिए कौन तैयार हो रहा है, तो अभी मैं और आप लोग बैठे हुए हैं, मैं फंसा हुआ हूँ इस रेट ट्रैप के अंदर। क्योंकि मैं चाहकर भी अपने काम धंधे बंद नहीं कर सकता एकदम, क्योंकि मैं सांसारिकता हूँ, मैं उलझा हुआ हूँ, घर चलाना है, परिवार पालना है, सब कुछ करना है मुझको। और तुम वो चूहेदानी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हो अभी, दुनिया रूपी। और जैसे ही दरवाजा दिखेगा, पटाख से के अंदर घुस जाओगे। और दरवाजा कब दिखेगा? जैसे ही तुम्हारी डिग्री पूरी होगी, वो दरवाजा कट रही तो खुलेगा। और एक बार अंदर घुसे वो दरवाजा बंद, फिर अंदर ही अंदर सर्कलिंग करते रहोगे और कभी नहीं निकल पाओगे, क्योंकि फिर आपको जिम्मेदारियों का बोझा आ जाता है। तो ये दुनिया एक प्रकार की चूहेदानी है जिसमें हम प्रलोभन में फंस जाते हैं। ऐसे सोचते सोचते वो जा रहा होता है, अचानक से उसे बहुत थकान होती है, और उसका घर तो है नहीं। तो एक वहां पर ही एक का घर आता है रोड में, तो उसने उसको नॉक किया। वो होता है प्रॉप्टर, जमीन मालिक, प्रॉप्टर, याद रखना वर्ड प्रॉप्टर। तो वो क्रॉफ्टर के पास जाता है, उसका दरवाजा नॉक किया। तो आमतौर पर उसे वो जब भी दरवाजा रात को सोने के लिए किसी का भी दरवाजा खटखटाता था, तो उसे गालियां मिलती थी, भगा देते थे, सड़ी शक्ल दिखती थी मकान मालिक की, और धमाके से बंद होता था। लेकिन क्रॉफ्टर ने उसको देखते कहा, अरे आजा आजा, तू तो अकेला ही था यहाँ पर, अच्छा है तू आ गया। और एकदम से उसके लिए रात का डिनर भी तैयार किया, तंबाकू का रोल काटा, और फिर उसके साथ ताश का मजोलिस गेम भी खेलने लगा। फिर वो प्रॉक्टर इतना मस्त हो गया उसके साथ कि खेलते खेलते उसने अपनी वहाँ शर्ट निकली थी, उस शर्ट से उसने क्रोनर, स्वीडन में करेंसी चलती है क्रोनर, वो कमाए थे, वो भी दिखाए उसको। फिर एक मैंने ना अपनी गाय का दूध बेचा था, उससे पैसे मिले। ये भूल गया कि साले ये आगल तो चोर है। खैर, अगले दिन सुबह पहले दोनों उठे। अब वो दोनों के सो के उठते हैं, तो उसने अपनी गाय का दूध निकाला कि उसने भी सोचा चोर बेगड़ ने कि अब अच्छा नहीं है, मकान मालिक उठ गया। उसने फिर बाद में दूध निकाला, उनका अब चलते हैं यार, फिर मिलेंगे। और घर में ताला लगाया और वो उधर रास्ते पे चला गया, चोर दूसरे रास्ते पे चला गया। आधे घंटे बाद चोर वापस उसी घर पे आ गया। और उसने वो खिड़की का जो पैन होता है, पैन कहलाता है कांच का दरवाजा, कांच, खिड़की का जो कांच का गेट होता है, उसको पत्थर मार के तोड़ा, पैसे निकाले, जेब में ठूसे और रवाना हो गए। जब और इस बार उसने जंगल का रास्ता पकड़ा। लेकिन जब वो जंगल में निकल रहा था, वो जंगल से, ताकि वो उसे पकड़े देखे नहीं, तो उसने देखा 5-6 घंटे चलने के बाद वो उसी जगह आ जा रहा था जहां से वो चल रहा था। फिर उसे लगा कि उस साले क्रॉफ्टर ने उसे चूहेदानी में फांस दिया, वो उसको गालियां दे रहा है इस काम के लिए भी, उसने साले ने पैसे दिखाई क्यों मुझे। तो उसने मुझे एक चूहेदानी में फंसा दिया अपने चक्कर में, और मैं उसके पैसे लिए, उसने मुझे दिखाए और मुझे लालच पैदा कर दिया मेरे अंदर, और मैं उसके पास फंस गया बुरी तरह से। ये वाकया होता है। वो ढूंढता रहा और अंत में बिल्कुल इतना थक गया कि जमीन पे गिर पड़ा। बारिश अलग हो रही थी, लेकिन अब वो इतना थक गया कि उसमें उठने की हिम्मत नहीं थी। जो ही उसके कान जमीन को टच करे, अचानक उसे ठक ठक की आवाज सुनाई दी। तो उसे लगा यहाँ तो आसपास कोई है।
उसने जैसे से अपनी ताकत जुटाई और गया। तो वहां पर रामजो आयरन मिल नाम की एक प्लांट था, रामजो आयरन मिल। तो उसका मालिक था आयरन मास्टर। वो कभी कभी वहाँ विजिट किया करता था और रात को भी कभी चेकआउट करने आ जाता था कि यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो देखने के लिए तो उसने वहाँ नॉक किया, तो उसकी नॉक की आवाज नहीं सुनी। वहां पर क्या होता था, आयरन को परिष्कृत किया जाता था गलाकर। आयरन को गलाते थे, बिल्कुल पानी बना के, फिर उसको क्लैरिफाई करते थे, बिल्कुल उसे मॉडिफाई करके डिजाइन करते। तो वहां पर दो जने बैठे हुए थे प्लांट के अंदर। एक तो था ब्लैक स्मिथ और एक उसका सहायक। वो दोनों ने एक स्पेशल ड्रेस पहन रखी थी, वो किताब में देखेंगे आप। और वो बार बार उठता और उसे हिलाता वो आयरन के घोल को, और फिर बैठ जाते हैं अंदर। भयंकर तेज, अब भट्टी जल रही थी फटने। तो बेसिकली वो रामजो आयरन मिल एक फोर्ज था, FORGE, भट्टा। भट्टा होता है जिसके अंदर बहुत सारी भट्टियां जलती हैं, ऐसे समझिए आप। A forge is a place where there are several furnaces. तो रामजो आयरन मिल एक प्रकार का फोर्ज था। तो वहां पर वो दो जने बैठे थे। उसने बाहर आवाज करी, लेकिन पानी आ रहा था जो टीन शेड में पड़ रहा था फोर्ज के, तो अंदर आवाज नहीं गई। तो वो डायरेक्टली अंदर घुस गया। तो ब्लैक स्मिथ ने उस पर नजर डाली और बड़ी घृणा की तरह देखा, जैसा कि एक नौकरी वाला आदमी भिखारी को देखता है। उसने ध्यान नहीं दिया, उसने मैं बैठ जाऊं। तो ब्लैक स्मिथ ने मुंह घुमाया और मुंह फेर के अभी उधर कर लिया, मतलब हाँ ना कुछ भी नहीं बोला। लेकिन बेगर के फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो ऐसे व्यवहार का आदि था बचपन से। तो उसके इफेक्ट भी नहीं पड़ा। वो बैठ गया वहीं भट्टी के पास, और के कपड़ों से धुआं निकलने लगा। थोड़ी देर में उसे लगा मैं सो जाता हूँ यहीं पर ही। वो अपना काम करते रहे ब्लैक स्मिथ और उसका सहायक। तो वो लेट गया। रात के एक मतलब 1 डेढ़ घंटे बाद वो आयरन मास्टर की विजिट होगी, वो चेक करने आ गया। तो उसे लगा ये तीसरा आदमी कौन है। तो उसने क्या, टोपी को अपने क्यों लगा रखा था नाक के ऊपर। तो उसने गाया और एकदम से उसकी कैप उठाई, और एकदम उठाते हुए, अरे कैप्टन नील सौरभ तू क्या क्या कर रहा है तू, ऐसे किसी लेटा हुआ है। तो भिखारी को लगा, खाना खा तो भिखारी तो स्टैंडर्ड डाउन है। तो उसे लगा कि मेरे को कैप्टन समझदार, 1-2 करोड़ और मिल जाएंगे। भिखारी अपनी सोच से ज्यादा नहीं जाएगा। तो उसने बोला हाँ मेरी किस्मत में बहुत गिरावट आ गई थी, तो मेरे साथ ये स्थिति हो गई। उसने कहा तू तो घर चल मेरे, यहाँ क्या कर रहा है तू। अगर मैं आर्मी में होता तो आर्मी से जाने ही नहीं देता मैं। चल अब मेरे घर में चल, वहां पर बड़ी अच्छा रहेगा तेरे सामने, तेरे को काम भी दिलाऊंगा और वो भी काम कराऊंगा पूरा का पूरा। उसने इस प्रकार का मामला उसके साथ किया। अब वो उसे घर ले, पहले उसने मना कर दिया नहीं जाऊंगा तो आपके घर। तो उसे लगा मेरी पत्नी के चक्कर में झेप रहा होगा, ऐसी ड्रेस में कैसे जाएगा। तो उसने कहा देख मेरी पत्नी जो एलिजाबेथ है उसकी डेथ हो चुकी है, और वो आएगी भी नहीं यहाँ पे, वो है भी नहीं दुनिया में। और मेरी बेटी है, बेटे फॉरेन गए हुए हैं, तो तू चल ना, तेरे को कोई नहीं है। और मैं और मेरी बेटी अभी सोच ही रहे थे किस्मत डे के दिन कोई भी नहीं है बाप बेटी के पास। तो तेरे को देख के वो बहुत खुश होगी मेरी बेटी। एडला विल मेंशन। उसने मना कर दिया, मैं तो नहीं जाऊँ नहीं जाऊँ नहीं जाऊँ। तो आयरन मास्टर ने ब्लैक स्मिथ से कहा ऐसा लगता है यार तुम्हारे साथ ही रुकेगा। और फिर एक एक चला जाता कुछ बड़बड़ाता हुआ। आधे घंटे बाद एक गाड़ी आती है, राम दो आयरन मिल के आगे, उन्होंने एक लड़की उतरती है। तो आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को भेजा उसे लेने के लिए, क्योंकि एडला विल्किंसन पिता जो आयरन मास्टर था वो मानता था कि उसकी बेटी के अंदर कन्विंसिंग पावर उसके मुकाबले ज्यादा है, और ये उसे प्रसन्न करके घर ले आएगी। तो एडला विल्किंसन जब गई फिर लेट चुका था, उसने टोपी हटाई तो एक आंख खोल के पड़ा हुआ था। ये चोर की आदत होती है एक आंख खोल के लेटना। तो ये एकदम तो उसने उसे उठाया और उससे कहा ले चल तू मेरे साथ। तो उसने मना कर दिया कि नहीं मैडम मेरे आप मेरे लिए चिंता मत करो। उसने कहा भाई देखो कल क्रिसमस डे है, और हम चाहते हैं कि क्रिसमस डे के दिन तुम हमारे साथ रहो। पर आज जितने तुम फ्री हो मेरे घर जाने के लिए, उतने ही तुम फ्री कल वहां से निकलने के लिए होगे, तो तुम चल चलो प्लीज। और हम तुमको कोई बाध्य नहीं करेंगे, बस सेलिब्रेट करना हमारे साथ।
तो वो उसके इस प्रेमपूर्ण प्रस्ताव को नकार नहीं सका। उसने मान लिया कि हाँ ठीक है यार, कर लेंगे सब। खैर anyhow, उसने जब इस प्रकार का मामला हुआ, वो उसे सांस चलने के लिए विवश हो गया, वो गया और जाते जाते सोचने लगा कि दुनिया चूहेदानी है और मैं फंस गया हूँ और ऐसा उलझा हूँ, अब मैं निकल नहीं पाऊंगा। अब जब एडला विल्मेंसन ने उसे फर्स्ट टाइम देखा था मिल के अंदर, तो उसकी शक्ल देखते ही उसे लगा कि या तो ये साला चोर है या जेल से भाग कर आया है। ये याद कर लेना एडला विल्मेंसन ने क्या सोचा था। क्वेश्चन आता है बोर्ड में। लेकिन उसे लगा यार पापा ने कहा है। अब चूंकि पिता बूढ़े थे, अंधेरा था, मिल के अंदर को पहचान नहीं पाए थे, इसलिए वो उसे अपना आर्मी का फ्रेंड समझ बैठे थे। अब वो उसे अपने घर ले गए। अब घर ले गए तो एडला ने अपने पिताजी से बोला, नाश्ता बना दी थी सुबह, कि आपके इस आदमी को देख के लग नहीं रहा मुझे ये आर्मी का रहा होगा, क्योंकि आर्मी का बंदा तो शक्ल सूरत से अलग दिखता है बिल्कुल। उन्होंने कहा, बेटा ये बहुत समय से व्याकुल है, भूखा है, पहले इसके शरीर में थोड़ी चमड़ी चढ़ जाए, मतलब खा पी के मोटा हो जाए, फिर इसको क्या नहलाएंगे, अच्छा शेविंग करेंगे, फिर दिखेगा ये, बढ़िया ड्रेस पहनने देना। तो उन्हें नौकर से कहा। तो बेटी ने कहा जब पिताजी मान रहे, इतना कॉन्फिडेंटली कह रहे तो हो गई अच्छा। अब उसके नौकर ने नहला धुला के उसे शेविंग करके टंग किया और आयरन मास्टर के बढ़िया से सूट और यहाँ तक के घुटनों वाले जूते वूते पहना के लाए। अब सुबह हो गई थी, तो आयरन मास्टर की अब आंखें तेज थी उसकी, तो एकदम देखती बोला, हु आर यू। एकदम से वो भिखारी को लगा खेल खत्म था। तो उसने कहा, तो आयरन मार्टिन ने बोला, हु आर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे यहाँ आने की। उसने ये धमकाया उसे एकदम से। तो उसने कहा कि मालिक मैंने तो पहले ही मना किया था, मैं आपका नहीं हूँ। आप ही मेरे पीछे पड़ रहे थे कि मुझे लेके आओ। मैं तो शुरू से ही मना कर रहा था आपसे। तो उसने कहा, अभी तो मना तो किया था, मैं तेरे को पुलिस में सौंपूंगा। पुलिस का नाम सुनते हुए एकदम चिल्ला के बोला कि देख लो मिस्टर आयरन मास्टर, आज मेरी हालत कमजोर है इसलिए तुम पुलिस को बुला रहे हो, लेकिन ये दुनिया एक रेड ट्रैप है। कल मैं भी एक छोटे से चारे की गांठ फंसा हूँ, तुम्हें भी एक बड़ा चारा मिलेगा और फिर तुम भी नहीं निकल पाओगे। तो आयरन मास्टर ने कहा, साला तू बात तो कायदे की करता है, चल तू एक काम कर, पुलिस को तो नहीं बुलाता, तू खिसक ले मेरे घर से सीधा, निकल जा यहाँ से। तो जाने लगा अपनी ड्रेस लेके पुरानी। तो एकदम एडला गेट पे खड़ी होगी और उन्होंने कहा नहीं ये नहीं जाएगा, कि जिसको हम एक बार इतना प्यार से इनवाइट करके बुलाए उसको हम ऐसे नहीं भगा सकते, ये यहीं रहेगा। पिता ने कहा, तू बेटी इसे जानती तक नहीं है, तू कैसे कर रही है, कोई कबाड़ा हो जाएगा घर में फिर। उन्होंने कहा, नहीं हमने जिसको इतने प्यार से बुलाया है आगे होकर, उसे हम ऐसे बदतमीजी से दुत्कार के भगा नहीं सकते अपने घर। उसने इस प्रकार की बात बोली। पिताजी जानते था बेटी ने ठान लिया, तो वो जानता था बेटी की ताकत को कि हम ये मानेगी नहीं, ना ठीक है अब देख लेना फिर। अब वो उन्हें नाश्ता किया, सो गया। दिन के टाइम उठाया, फिर उसे खाना खिलाया, फिर सो गया उसके बाद सोफे में। और रात को क्रिसमस ईव थी, तो सबने हैप्पी मेरी क्रिसमस बोला। तो उसने भी सबको बोला कि एडला उसके पास आई और उसे मेरी क्रिसमस मैम करके बोला। तो एडला ने बोला कि मेरे पिताजी की इच्छा है कि ये जो ड्रेस तुमने पहनी है ये हमारी तरफ से तुम्हें क्रिसमस गिफ्ट है। और एक बात और, अब कभी भी अगले क्रिसमस जब भी आए और तुम्हें अगर ऐसे जगह रात बिताने की इच्छा हो, तो हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। ऐसे घर में जहाँ तुम्हारा कोई पीछा नहीं कर रहा हो, तुम्हें भगा नहीं रहा हो, तो तुम हर क्रिसमस डे हमारे घर आके सेलिब्रेट करना, ये हमारे पिता की इच्छा है। तो वो देखता ही रह गया कितनी दयालु लड़की है ये। खैर अगले दिन 25 दिसंबर आया, क्रिसमस डे था। तो पिताजी ने कहा, सोने दे बेचारे को सोने का मिलता ही कहाँ है, अपन दोनों ही चलते हैं चर्च में। अब वो चर्च में जाते हैं, तो वहां पर वो क्रॉफ्टर आया होता है, जो उसे बताता है कि साला एक को मैंने रात को शरण दी और वो साला मेरे पैसे भी चोर ले गया और उसके गले में चूहे डाली थी। वो सुनते ही एडला विलमेंसन आयरन मार्शल की जमीन खिसक गई। तो अरे सालो उसको तुम घर में ठहरा कर आए।
अब वो वापस एकदम से रवाना हुए क्रिसमस प्रेयर के बाद। तो पिताजी एडला से बोले, एडला का 12 मन का से रो रहा लटका के बैठी हुई, और पिताजी भी मना कर रहा था उसे मत टिकने दे घर में। अब देख घर में कितनी चांदी की चम्मचें बची हैं हमारी। वो इस प्रकार की बात करते हैं। खैर, अब वो जैसी उनका घर के आगे गाड़ी आई तो उन्होंने नौकर से पूछा, कहाँ है वो आदमी? उसने कहा, साहब वो तो गया। तो उसको लगा धक हो गई, वो गया, घर भी साफ कर गया। तो एकदम नौकर ने बोला, वैलेट, पर्सनल नौकर को वैलेट कहते हैं। तो वैलेट ने कहा कि मैडम आपके लिए कुछ वो छोड़ के भी गए गिफ्ट के साथ। तो एकदम तो वो भाग कर अंदर गई, तो ऐसे ही टेढ़े मेढ़े कागजों में लिपटा हुआ था, जो फटा हुआ था। उसने उसको फाड़ कर देखा तो उसमें चूहेदानी थी, और चूहेदानी के अंदर वो 20-30 करोड़ के नोट भी थे जो उसने प्रॉक्टर से चुराए थे, वो पड़े हुए थे मुड़े हुए। और एक लेटर भी था जिसमें लिखा था, मिस, चूंकि आपने मेरे को कैप्टन माना और मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया, इसलिए मैं भी अब आपके सामने वास्तव में कैप्टन बनना चाहता हूँ। और मैं आज के बाद अपने चोरी के सारे काम छोड़ चुका हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। और आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो मैंने 30 करोड़ इसमें डाल रखे हैं, ये जंगल के उस पार एक क्रॉफ्टर रहता है, उस तक पहुंचा देना, जिसने शायद मेरे जैसे चूहे को फंसाने के लिए वो नोट रखता है वहां। आपका आपको एक चूहे की तरफ से क्रिसमस डे का एक उपहार। और नीचे हस्ताक्षर करता है कैप्टन वॉन स्टैल। और ये चैप्टर एकदम दी एंड हो गया।